डिस्कस किया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या और हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, उसको कल हमने बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था। इवन हमने उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो भी किए थे कि कब कोई पर्सन जो है इंडिविजुअल जो है ख़ास तौर पर रेजिडेंट होता है या नहीं होता, सारा हम कल तफसील में डिस्कस करके बैठे थे। आगे चलते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं हमारा नॉर्मल रूल क्या है। हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा नॉर्मल रूल है क्या, कि अगर आप रेजिडेंट हैं, आपकी फॉरेन इनकम जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। कल हमने इस रूल के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की थी कि कोई पर्सन रेजिडेंट कब होता है कब नहीं होता, हमने सारा डिस्कस किया था। पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम तो हमेशा टैक्सेबल है। जो आपने पाकिस्तान से पैसे कमाए हैं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। आप रेजिडेंट हैं, आप नॉन रेजिडेंट हैं, आपने उसके ऊपर क्या करना है, हमेशा टैक्स पे करना है। क्वेश्चन किसके ऊपर था, फॉरेन इनकम के ऊपर। और उसका असूल क्या था कि जो बंदा रेजिडेंट है हमने क्या करना है, हमने उसके ऊपर क्या करना है, फॉरेन इनकम पे टैक्स पे करना है। अब हम देखने लगे हैं इस रूल की एक्सेप्शन। अब हम देखेंगे सिनेरियोज, कुछ 4 सिनेरियोज ऐसे हैं कि जिसमें आप रेजिडेंट भी हैं, आपके पास फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी है, लेकिन वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। रूल क्या है, रेजिडेंट, फॉरेन इनकम, टैक्सेबल। अब हम देखेंगे इस रूल की एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है कि आप रेजिडेंट हैं, आपके पास फॉरेन इनकम भी है, लेकिन हम उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो पे नहीं कर रहे होते। वो 4 सिनेरियोज जो हैं वो हमने क्या करने हैं, यहाँ पर डिस्कस आउट करने हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इन चारों में क्या आएगा, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट्स, फॉरेन सोर्स सैलरी और टैक्स ट्रीटी। ये 4 चीज़ें जो है वो हमारे किस में आती हैं, इस रूल की एक्सेप्शन में आती हैं। हम इनको क्या करते हैं, हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या है, किस तरह से है और कैसे है। इसमें से भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, अभी हम वो भी पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं, कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स ट्रीटी की, जो सबसे आसान है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रीटी, एग्रीमेंट। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और ट्रीटी का मतलब है एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़। क्या, एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़, जहाँ पे 2 स्टेट्स, 2 ममालिक आपस में क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटी कहते हैं। टैक्स ट्रीटी क्या है कि 2 कंट्रीज़ का आपस में एग्रीमेंट हो गया और उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया म्यूचुअली कि कोई बंदा हमारे मुल्क से पैसे कमा के अगर तुम्हारे पास आएगा वो टैक्सेबल नहीं है। ये स्टेट्स ने क्या कर लिया है, एग्री कर लिया है कि अगर कोई बंदा हमारे कंट्री से पैसे कमा के तुम्हारे कंट्री में आएगा तुम उसके ऊपर टैक्स नहीं लोगे। जब आपने ये ट्रीटी साइन कर लिया, अब कोई भी बंदा हो, चाहे वो इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, अगर वो उस कंट्री से इनकम कमा रही है तो वो हमारे मुल्क में क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। हम उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज ट्रीटी साइन हो गया हुआ है कि इसकी इनकम जो है हमारे कंट्री में क्या है, एग्जेम्प्ट है, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है ये सबसे आसान हमारे पास जो है वो टैक्स ट्रीटी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। किसकी बात करते हैं, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। रिमेंबर, ये वाला पॉइंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है। जो टैक्स ट्रीटी है वो सबके लिए है, वो इंडिविजुअल के लिए भी है, वो एओपी के लिए भी है, वो कंपनी के लिए भी है। लेकिन अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट क्या होता है, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। सबसे पहले ये पॉइंट किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है। और कौन इंडिविजुअल, पहली बात है वो इंडिविजुअल जिसका स्टे इन पाकिस्तान अप टू 3 ईयर्स होगा, जिसका मैक्सिमम स्टे पाकिस्तान में कितना होगा, 3 साल तक होगा, 3 साल से ज़्यादा स्टे नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, इस पे क्या है वो कि वो बंदा क्या करेगा, पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो
एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए आया होगा। किसके लिए आया होगा? एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए। मतलब वो क्या करेगा? वो पाकिस्तान में नौकरी करेगा, नौकरी के अलावा वो कोई दूसरी चीज़ नहीं करेगा। फिर जब तक उसका पाकिस्तान में स्टे रहेगा, वो पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का बिज़नेस जो है वो नहीं करेगा। और चौथा, इन 3 साल के दरमियान वो पाकिस्तान में कोई फॉरेन इनकम रिसीव नहीं करेगा। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएं, हम इसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहते हैं और इसकी फॉरेन इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। ऐसे एक दफ़ा नोट कर लें ये 4 पॉइंट्स को, बिकॉज इसमें से हमने सिनेरियो बेस ही चीज़ें लिखनी होती हैं और ये 4 बातें ही जो हैं वो आपको याद करनी होती हैं। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी, वो फ़ॉरेन कोचेस को अपॉइंट करता है। उनका टेन्योर जो है वो 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है। अब वो 2-2.5 साल क्या करते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। अब आप देखें, अगर आप 183 डेज़ भी स्टे कर गए तो आप कौन है? रेजिडेंट है। और वो जो फ़ॉरेन कोच आया है वो तकरीबन 2 साल बैठा हुआ है, 2.5 साल बैठा हुआ है। इसका मतलब वो क्या हो गया है? रेजिडेंट तो हो गया। ये तो आपको लग गया पता। अब वो पाकिस्तान में है, पीसीबी का कोच है, नौकरी कर रहा है, उसको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। तो अब वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन कोच था, भाई वो पूरी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, वो पाकिस्तान में 2.5 साल के लिए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ कमा रहा होगा और यहाँ रहते भी हुए भी वहाँ कमाएगा। उसे पता है भाई 2 साल यहाँ पर नौकरी करनी है, फिर मैंने वापस कहाँ चले जाना है? ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। तो अब वो पाकिस्तान में स्टे कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, लेकिन अगर उसका स्टे 3 साल से कम है, उसने पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का कारोबार नहीं किया, सिर्फ उसने पाकिस्तान में क्या की है? नौकरी की है। और जब तक पाकिस्तान में रहा उसने कोई फॉरेन इनकम भी पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं की, तो हम कहेंगे आपकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक कंडीशन की भी वायलेशन हो गई, फॉर एग्जांपल अगर उसने कारोबार शुरू कर लिया, नाउ अब वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है, या उसको पाकिस्तान में किसी भी बैंक अकाउंट में कोई भी फॉरेन इनकम मिल गई, वो भी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल जो है वो हो जाएगी। ये आपने अक्सर देखा होगा कि चाइनीज़ इंजीनियर्स जो हैं वो बैठे होते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, चाइनीज़ इंजीनियर्स ही काम कर रहे हैं। जितने डैम बन रहे हैं सारे के सारे कौन बना रहे हैं? चाइनीज़ इंजीनियर बना रहे हैं। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आते हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे रहेंगे, काम कर रहे होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहलाते हैं। अब वो रहे तो पाकिस्तान में 2-2.5 साल के लिए हैं, और जाहिर सी बात है भाई चाइना से उठ के आया, वहाँ पैसे कमा रहा होगा, उसकी वहाँ प्रॉपर्टी हो सकती है, वहाँ बिजनेस हो सकता है, यहाँ तो काम करने के लिए आया हुआ है। तो उस दौरान अगर उसने कोई फॉरेन इनकम पाकिस्तान में रिसीव नहीं की, वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर कोई भी रकम उसको पाकिस्तान में मिल गई है तो वो क्या हो जाएगी? उसकी टैक्सेबल जो है हो रही होगी। इज दैट क्लियर? ये सवाल है सितंबर 2012 का जो इससे रिलेट करता है। रिक्वायरमेंट है, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स रिसीव बाय मार्गरेट फॉर कंडक्टिंग द वर्कशॉप सेशंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2018। ठीक है। मार्गरेट, अ जर्मन नेशनल, was employed as a technical manager of F Chemicals Limited, a resident company, on 1st October 2016 for a term of 2 years. मार्गरेट है, जर्मन नेशनल है, उसको टेक्निकल मैनेजर तौर पे क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शी वॉज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो उसका एम्प्लॉयमेंटशिप कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने उसको अलाउ किया है, अब जाकर लेक्चर्स वगैरह जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। During the year 2018, she conducted 3 workshop sessions, the details of which are as follow. Workshop session in Lahore, a fee of
$15,000 in equivalent PKR was received from a local event manager. The fee was credited to her bank account maintained in Karachi. फिर workshop session in Munich, a fee of $25,000 was received in Germany in her Munich bank account. और है जी workshop session in Dubai, a fee of $20,000 was remitted to her bank account in Karachi. ये इसने हमें सवाल दिए। अब ये सवाल पढ़ के हमने देखना है कि किसकी बात हो रही है। देखें, इंडिविजुअल है मार्गरेट, ओके, स्टे कितने, 2 साल का है। जब यहाँ तक पढ़ लिया, समझ लगी बात किसकी कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की बात कर रहा है। और उसने खुद कह दिया है कि वो एम्प्लॉयमेंटशिप में है, नौकरी है, तो पक्की बात किसकी हो रही है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की है। और उसने कहीं पर भी कारोबार भी नहीं किया। अब उसको 3 इनकम जो हैं वो रिसीव हुई हैं, एक लाहौर में, एक म्यूनिख की है, एक दुबई की। अब देखें, उसने इवेंट किया लाहौर में, उसको उसकी इनकम मिली है, तो ये कौन सी इनकम है, फॉरेन सोर्स के पाकिस्तान सोर्स, तो ये क्या होगी, हमेशा टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। फिर उसने एक वर्कशॉप की है म्यूनिख में, उसका उसको मिला है $25,000, बट वो कहाँ मिला है, म्यूनिख में मिला है, वो पाकिस्तान में नहीं लेके आई। तो हमने यही पढ़ा कि अगर कोई रकम पाकिस्तान में आपकी नहीं आएगी तो वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी, तो इसके ऊपर टैक्स पे नहीं होगा। फिर है अ वर्कशॉप सेशन इन दुबई, जिसका उसे कितने पैसे मिले हैं, $20,000 जो है वो मिले हैं, लेकिन कहाँ मिल गए हैं, पाकिस्तान में। तो अगर कोई रकम उसको पाकिस्तान में मिल रही है तो वो हमेशा क्या होती है, टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, ये टैक्सेबल है। ये फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन पाकिस्तान में रिसीव नहीं हुई, ये एग्जाम्प्ट है। और ये फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, चूँकि पाकिस्तान में रिसीव होगी, हमने मना किया था कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ने कोई इनकम पाकिस्तान में रिसीव नहीं करनी, क्योंकि इसने कर ली है तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी टैक्सेबल जो है हो रही होगी। इज़ दैट क्लियर। इस तरह का सवाल जो है वो आपको इसमें से एक्सपेक्टेड होता है और आता भी इस तरह के सिनेरियोज आपको पेपर में। अब इससे बुक से पढ़ लें इसका जल्दी से रूल, फिर हम अगले डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या आता है क्या नहीं आता। उसके बाद चलते हैं आगे और आगे डिस्कस करते हैं हम रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स को।
ये क्या होते हैं और ये किस चीज़ का नाम है, इनको हम डिस्कस करते हैं। ये वाला भी किसके लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, एओपी और गवर्नमेंट के कंपनी के लिए नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपैट्रिएट्स किसे कहते हैं। क्या होते हैं एक्सपैट्स, पता है किसी को? एक्सपैट्रिएट किसे कहते हैं? भाई एक्सपैट्रिएट किसे कहते हैं? जो वापस आ जाते हैं उससे रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कहते हैं। एक्सपैट्रिएट किसे कहते हैं? वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ गया है और दूसरे ममालिक में काम कर रहा है, वहाँ पैसे कमा रहा है, जो अपने होमलैंड से दूर है, वो कौन होता है? एक्सपैट्रिएट। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन हार जाते हैं तो वो एक्सपैट्रिएट बन जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं वो? लंदन चले जाते हैं। फिर वो क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा, अंदर जाऊँगा, कुट पड़ेगी, मेरी क्लच प्लेटें जो हैं फेल हो जाएंगी, तो बेहतर है मैं क्या करूँ, एक्सपैट्रिएट जो है वो बन जाऊँ। एक और बंदा कोशिश कर रहा है एक्सपैट बनने की, बट हाफिज़ साहब नहीं मान रहे, उससे रोज़ पकड़ के मारते हैं कि भाई तुझे हमने बाहर नहीं भेजना। तो हर बंदा एक्सपैट बन भी नहीं सकता। अब एक्सपैट्स कौन होते हैं? अकाउंटेंट है, दुबई में काम कर रहा है 5 साल से, 10 साल से, कॉर्पोरेट मज़दूर हैं, जितने भी मज़दूर हैं जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? एक्सपैट्रिएट्स होते हैं। हमारी कंट्री की सोसाइटी की ना आयरनी है कि हम इनको बड़ा अच्छा समझते हैं। यहाँ पे बेशक कमी नहीं क्यों ना हो, डंकी लगाएंगे, बाहर पहुँच जाएंगे और फिर वो क्या बन जाएंगे? सोसाइटी के चौधरी साहब बन जाएंगे। बेशक यूरोप में बैठे कुत्ते ने ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट कितनी होगी, आपकी सोच है। तो पूरी ज़िंदगी जो है वो क्या करते हैं? बाहर रहते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वहाँ पे इंजॉय करते हैं। साफ सीधी बात है ये। हर वो चीज़ जो है जो आप सोच सकते हैं वो करते हैं, इंजॉय करते हैं, लग्जरी इंजॉय करते हैं। फिर जब बूढ़े हो जाते हैं ना, फिर क्या करते हैं? पीछे कॉल करते हैं ख़ानदान वालों को, जी मुझे मट्टी की याद सता रही है, मेरी ख्वाब में मेरी माँ आई है, माँ ने कहा कि बस मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि तूने दफन मेरे साथ होना है, अब्बा जी के कदमों में मैं क्या लेटना चाहता हूँ। ये बकवास होती है, साफ सीधी बात है। अगर ये बाहर किसी कंट्री में मरेंगे ना, वहाँ पे पहली बात है इलाज बहुत महंगे। यहाँ पे तो 10 रुपये की पर्ची बनवाएंगे, इलाज करवा लेंगे। वहाँ पे बीमार हो जाएं, इलाज बहुत महंगे। नंबर 2, अगर मर जाए तो कब्र बहुत महंगी है। नंबर 3, इनको डर होता है कि अगर मर गए, ख़ासतौर पर जैसे अगर जापान में रहते हैं, अगर जापान में मर गए वहाँ तो कब्रिस्तान ही नहीं है, वहाँ क्या करेंगे? आपको जला देंगे पकड़ के। तो इनको डर होता है कि भाई मरने के बाद हमें क्या चाहिए? जन्नत भी चाहिए। पाकिस्तान आएंगे, हाजी साहब मशहूर हुए होंगे, तो मरेंगे तो हमारा जनाजा लंबा होगा, उर्स होगा, चलीसमा होगा, सस्ती कब्र और ये और वो उन बेनिफिट्स के लिए क्या करते हैं? फिर अपने कोई 50-60 साल वहाँ रह के पाकिस्तान में आ रहे होते हैं। तो जब पाकिस्तान में वापस आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट जो है वो कह रहे होते हैं कि आपने कुछ अरसा पाकिस्तान से बाहर जो है वो रिहाइश इख्तियार की, अब पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन अब आपको वतन की मिट्टी जो है वो क्या कर रही है? खींच रही है कि आ जाएं वापस, और आप वतन की मोहब्बत में क्या करना चाह रहे हैं? वापस आना चाह रहे हैं। तो हम आपको क्या कहेंगे? वेलकम करेंगे, और आप हमारे लिए क्या कहलाएंगे? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट जो है वो कहला रहे होंगे। अब आप खुद बताएं, एक बंदा 5 साल 10 साल पाकिस्तान से बाहर था, और जब पाकिस्तान आएगा तो खाली हाथ आएगा, अनलेस डिपोर्ट होके आ रहा हो। अगर डिपोर्ट होके आ रहा है तो फिर खाली हाथ ही आएगा। अदरवाइज जब वो पाकिस्तान में वापस आना चाहता है, बाय चॉइस आना चाह रहा है, तो वो अपने सेटलमेंट करके आएगा, अपने एसेट्स बेचेगा, इनकम वगैरह जो है वो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा। या अगर पाकिस्तान आ जाएगा और वहाँ पे कारोबार वगैरह बंद करता है, तब इसको पेमेंट्स वगैरह मिलनी है, तो इसका क्या करेंगे? कैसे इसके टैक्सेशन करेंगे? क्या इनको बेनिफिट्स को देना चाहिए? द आंसर इज़ यस। गवर्नमेंट को तरस आता है कि यार ये जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट होते हैं ना, ये बेचारे वतन के लिए वापस आते हैं, पूरी जवानी अपनी वहाँ पे कुर्बान कर देते हैं, तो इनको मट्टी खींच रही होती है। तो फिर वो कहते हैं आप वापस आ रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या हैं? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हैं। हम आपको क्या देंगे? बेनिफिट देंगे। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कौन होगा? सबसे पहले आपका ये इंडिविजुअल होगा। जैसे नवाज शरीफ है, हमेशा 4 साल बाद क्या होता है? ये एक्सपैट्रिएट बन जाता है, और फिर हर 4 साल बाद क्या होता है? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट होता है। कंफर्म बात है, सबसे इजी एग्जांपल है, दिसंबर 2000 में एग्जाइल हुआ था, जब इसको मुशर्रफ ने जद्दा भेज दिया था। फिर 2007 में इलेक्शन से पहले डील करके वापस आ गया। अब चूँकि 7 साल बाहर रहा था तो एक्सपैट्रिएट था।
अब 7 साल के बाद वापस आ गया तो क्या बन गया, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट बन गया। अब जाहिर सी बात है भाई, उसने 7 साल वहाँ भीख तो नहीं मांगी थी कि मस्जिद नबी के सामने बैठ के भीख मांग रहा है कि मेरा नाम नवाज शरीफ है, मैं पाकिस्तान का पीएम था, मुझे भीख दो। कारोबार करता था, कंपनीज खोली थी, जैसे हिल मेटल वगैरह इसने खोली हुई थी। पाकिस्तान आया तो अपनी इनकम लेके आया था। अब रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, पक्का पक्का पाकिस्तान आ गया है। अब इसकी इनकम क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए? द आंसर इज़ नो। हम कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो प्रीवियस 4 ईयर्स में पाकिस्तान का अगर नॉन रेजिडेंट था, प्रीवियस 4 ईयर्स में अगर वो पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट था, इसको हम क्या कहेंगे, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कहेंगे। अब वो पाकिस्तान आ गया है तो रिमेंबर द ईयर इन विच ही बिकम रेजिडेंट, जिस साल वो पाकिस्तान आके रेजिडेंट होगा, एंड इन फॉलोइंग ईयर, जो उसके बाद वाला साल होगा। अगर इन 2 सालों में इससे कोई फॉरेन इनकम मिलेगी वो एग्जेम्प्ट होगी, हम उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है, कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो हम इसके ऊपर नहीं लेंगे। ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। तो 3 चीज़ें आपने सिर्फ इसमें देखनी है। नंबर 1 इंडिविजुअल है, नंबर 2 वो पिछले 4 साल से पाकिस्तान का रेजिडेंट जो है वो नहीं था, अब वो क्या है, पाकिस्तान का रेजिडेंट बन गया है, पाकिस्तान आ गया। तो जिस टैक्स ईयर में वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा और उससे नेक्स्ट ईयर उसको इन 2 सालों में अगर कोई फॉरेन इनकम मिल गई तो वो क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट कंसीडर होगी। क्लियर है? इसको ये 3 पॉइंट्स नोट कर लें और इससे बुक से एक दफ़ा पढ़ लें, फिर हम इसको एग्जांपल देखते हैं। क्या कब होती है, कब होती है कंपनी एक्सपैट्रिएट? कंपनी इंडिविजुअल में आती है? सस्ती वाली पी रही हो ना आजकल। जैसे हम इससे एग्जांपल देखते हैं, रियल एग्जांपल लेते हैं, और इस वक्त सबसे रियल एग्जांपल जो है वो आपको पता होगी किसकी है, मियाँ साहब की है। मियाँ साहब जो हैं वो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। अभी ये जब पिछली हुकूमत आई थी तो इनकी क्लच प्लेटें फेल हो गई थी, कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। तो ये लंदन जो है तकरीबन जो है 4 साल रहे थे, और ये लंदन से वापस आए थे 21 अक्टूबर 2023 को, है ना, जब आके वो उन्होंने उड़ाए थे कबूतर, याद है ना, 21 अक्टूबर 2023 को जब ये पूरे शो स्टॉपर बने हुए थे। तो अब देखते हैं कि मियाँ साहब क्या थे। तो भाई पिछले 4 साल जो हैं, मतलब 2022 में, 23 में, 24 में, सॉरी 2023 में, 22 में, 21 में और 20 में पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, और ये क्या थे, पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट थे। पाकिस्तान किस तारीख को आए हैं, ये 21 अक्टूबर 2023 को आए हैं। ये टैक्स ईयर कौन सा है, ये टैक्स ईयर बनेगा 2024, बिकॉज शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 23 से, ख़त्म हो रहा होगा 30 जून 24 से। अब ये वापस कब आए हैं, 21 अक्टूबर 2023 को। पहले हम देखते हैं क्या वो जिस ईयर में वापस आए हैं, क्या वो उस ईयर में पाकिस्तान के रेजिडेंट बने हैं कि नहीं बने। तो हम क्या करेंगे, इनके डेज काउंट कर लेंगे। तो अक्टूबर कितने दिन आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, नवंबर के आ जाएंगे 30, दिसंबर के आ जाएंगे 31, जनवरी के आ जाएंगे 31, फेब के आ जाएंगे
28, मार्च के आ जाएंगे 31, अप्रैल के आ जाएंगे 30, मई के आ जाएंगे 31 और जून के आ जाएंगे 30। तो मियाँ साहब वापस आए, इलेक्शन कैंपेन थी, वो बड़े बड़े ज़ोर शोर से थी, जलसे करते रहे। इन्होंने ये नहीं पूछा मुझे क्यों निकाला इस टाइम क्या कर रहे थे कि हम तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे, अब हमारी बारी है, हम तुम्हें एसी भी देंगे, हम तुम्हें देसी मुर्गे भी देंगे, पर तुम्हें बाहर नहीं आने देंगे। तो वो इस टैक्स ईयर में कितना डे स्टे करके बैठे थे, काउंट करें कितने दिन बनते हैं? 242। इसका मतलब वो टैक्स ईयर 2024 के लिए क्या हो गए? रेजिडेंट हो गए। अब अगला टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 24 को और ये अब ख़त्म होने लगा है 30 जून 2025 को। ऐसे ही है, अब पाकिस्तान में ही है, अब तक तो बाहर नहीं गए, पाकिस्तान में ही है और इनका स्टे 183 डेज से अबव भी हो चुका है। इसका मतलब यहाँ रेजिडेंट है, पक्के पक्के वापस आ गए हैं। तो भाई पिछले 4 साल ये पाकिस्तान में नहीं थे, अब क्या हो गया, पाकिस्तान वापस आ गए हैं। तो इस साल जब रेजिडेंट हुए हैं ये वाला, और नेक्स्ट ईयर टैक्स ईयर 2025, अगर इन 2 सालों में इन्हें कोई फ़ॉरेन इनकम मिलती है, कोई रेमिटेंसेस, कोई सेटलमेंट, कुछ भी मिलता है, तो वो फ़ॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स पे नहीं होगा। अब देखिए 242 डेज़ है यहाँ पे स्टे की है, यहाँ भी बैठे हुए हैं, रेजिडेंट हैं, लेकिन अगर इन 2 साल की फ़ॉरेन इनकम मिल गई है तो वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर अगले साल मिल जाए, टैक्स ईयर 2026 में, वो टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि एग्जेम्पशन क्या है, जिस साल आप पाकिस्तान के रेजिडेंट होते हैं वो वाला, और उससे नेक्स्ट ईयर अगर कोई फ़ॉरेन इनकम मिलेगी तो वो क्या होगी? आपकी एग्जेम्प्ट होगी। ये 2 एक्सेप्शंस जो हैं वो आपने देखनी होती हैं। क्लियर है ये? इसे एक दफ़ा पढ़ लें बुक से, फिर आखिरी देखते हैं, डैट इज़ फ़ॉरेन सोर्स सैलरी। फ़ॉरेन सोर्स सैलरी क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। इस तरह के सवाल जब भी होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपने ये डेज़ काउंट करके शो करने होते हैं कि भाई कितना डेज़ था, कितना डेज़ नहीं था। आप कैलकुलेटर पे करके बस लिख देंगे इतना डे बन रहे हैं, आपके मार्क्स लूज़ हो जाएंगे। कैलकुलेशन हमेशा शो करते हैं क्या कैलकुलेशन है और कितनी कैलकुलेशन है। उसके बाद है हमारे पास आखिरी, डैट इज़ फ़ॉरेन सोर्स सैलरी। अब सैलरी भी सिर्फ कौन कमाता है? इंडिविजुअल ही कमाता है। इसका मतलब ये तीनों एक्सेप्शन जो हमने पढ़ी है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो गया, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हो गया, या हमारी शॉर्ट टर्म फ़ॉरेन सोर्स सैलरी है, सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। अब ये है सैलरी जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, गरीब ही होते हैं, इनको बेनिफिट्स ही हम दे रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेबर है, मज़दूर है, यूएई में काम कर रहा है और पाकिस्तान आ जाता है, 6 माह के लिए स्टे करता है, रेजिडेंट हो गया। अब क्या हम उसकी सैलरी पर टैक्स लेंगे? ठीक है भाई, मैं बड़े मुश्किल से वहाँ मजदूरी के पैसे कमा रहा हूँ, तुम यहाँ भी टैक्स लोगे, मैं वहाँ भी टैक्स पे करूँगा, तो क्या करना चाहिए? इनको हमने क्या किया है, हमने बेनिफिट दिया है। ये सिंपल सैलरी के लिए है, ये फ़ॉरेन सोर्स प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये फ़ॉरेन सोर्स बिज़नेस के लिए नहीं है, ये फ़ॉरेन सोर्स कैपिटल गेन के लिए नहीं है, ये फ़ॉरेन सोर्स अदर सोर्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है? स्पेसिफिकली सैलरी के लिए, सिर्फ सैलरी के लिए। फ़ॉरेन सोर्स बिज़नेस है, टैक्सेबल है, टैक्स पे करो पाकिस्तान में। फ़ॉरेन सोर्स प्रॉपर्टी है, टैक्सेबल है, पाकिस्तान में क्या करना है आपने? टैक्स पे करना है। ये सिर्फ किसके लिए है? फ़ॉरेन सोर्स सैलरी के लिए।
कि एक पाकिस्तानी या एक रेजिडेंट पर्सन जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अगर वो कोई फ़ॉरेन सोर्स सैलरी कमा के लेके आया है तो वो पाकिस्तान में एग्जम्प्ट है, वो उस सैलरी के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं करेगा। द कंडीशन इज़ डैट कि वो जिस कंट्री से पैसे कमा के लेके आया है उसने वहाँ पे या तो टैक्स पे कर दिया है, अगर नहीं पे किया 2 सालों में पे कर देगा, तो उसकी सैलरी जो है वो क्या होगी, पाकिस्तान में एग्जम्प्ट होगी, फ़ॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं होगा। सेकेंडली, एक पाकिस्तानी है, जैसे यहाँ पे अक्सर रिमोट जॉब कर रहे होते हैं, यहाँ बैठ के हैं, यूके की फॉर्म्स पे एफिलेटेड होते हैं, यूएसए की फॉर्म से हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे होते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो फ़ॉरेन कंपनी आपको हायर कर लेती है, आप यहाँ बैठ के नौकरी कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर ये जो जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो आपके साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं, वो यहाँ बैठ रहे हैं, बाहर की नौकरी कर रहे हैं और उनको सैलरीज जो हैं ट्रांसफ़र हो रही है, वो उनके बिज़नेस नहीं है बल्कि क्या है, सैलरी ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको सैलरी बाहर से आ रही है, वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। और एक पाकिस्तानी जो है वो सैलरी कमा रहा है और ईयर एंड पे पाकिस्तान छोड़ देता है, मतलब 30 जून जो भी आती है वो उस पर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, छोड़ गया, तब भी उसकी फ़ॉरेन सोर्स सैलरी क्या है, एग्जम्प्ट है, हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। तो इन वेरी शॉर्ट आपने याद रखना है कि फ़ॉरेन सोर्स सैलरी जो है वो एग्जम्प्ट होती है, इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करते, प्रोवाइडेड डैट सैलरी कब एग्जम्प्ट है, आप जिस कंट्री से सैलरी कमा रहे हैं आपने वहाँ पर टैक्स पे कर दिया, अगर नहीं पे किया तो 2 सालों में पे कर देंगे, या टैक्स आपका रिडक्ट हो गया हुआ है तो पाकिस्तान में आप उस फ़ॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर दोबारा टैक्स जो है वो पे नहीं करेंगे। ये है आपकी फ़ॉरेन सोर्स सैलरी। अब इसको पढ़ लें, इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप होता है। हमने ये सारी कंडीशंस जो हैं वो डिस्कस आउट कर ली कि आप रेजिडेंट भी हैं, आपके पास फ़ॉरेन इनकम भी है, लेकिन वो फ़ॉरेन इनकम क्या है, एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर हम टैक्स पे नहीं करते। इससे एक देख लेंगे दफ़ा जल्दी से, फिर हम आते हैं इस चैप्टर के जो चंद एक पास पेपर्स रह गए हैं, हम उसको भी डिस्कस आउट जल्दी से कर लेते हैं ताकि चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाए और सैटरडे को आप इस चैप्टर का टेस्ट देंगे। सैटरडे को टेस्ट है इनका, ओ भाई चैप्टर 1 सैटरडे। चलिए दिन के सवालों पे आते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा सवाल पहला, रिक्वायरमेंट है, आपने रिक्वायरमेंट हमेशा ध्यान से पढ़नी है, वो क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा। रिक्वायरमेंट है ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। आपने क्या बताना है, आपने रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, क्या ये पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है फॉर द टैक्स ईयर 2018 इसके लिए, ठीक है। आसिफ इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं बिकॉज मुझे पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो हमेशा क्या होगा, रेजिडेंट होगा। उसके बाद है मैसर्स अख्तर एंड को इज़ अ पार्टनरशिप फर्म डूइंग बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान एज वेल एज इन यूएई। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड पार्टली इन यूके एंड पार्टली इन पाकिस्तान। हमने पढ़ा था कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली पाकिस्तान में एक दिन के लिए भी हो तो वो AOP क्या होती है, रेजिडेंट होती है, तो ये क्या कंसिडर होगी, रेजिडेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज एंड AOP। आई गेस इसको हम देख लीजिएगा वहाँ पे। अगला सवाल है, ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2011 अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001।
Mr. Shah has been working as an information analyst in the Ministry of Foreign Affairs. On 1st November 2010, he was posted to Pakistan Embassy in Canada for 3 years. कौन है ये? रेजिडेंट है, कहाँ पे काम कर रहे हैं? मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, सरकारी मुलाजिम है, जहाँ मर्जी जाए वो क्या होगा, हमारा रेजिडेंट कंसीडर होगा। फिर आसिफ लर्निंग सेंटर इज़ अ पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइडिंग IT ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान, UAE and Saudi Arabia up to 31 July 2010. The management and control of its affair was situated partly in Pakistan. However, with the effect from 1st August 2010, the entire management and control of the affairs of the partnership was shifted to Dubai. पार्टनरशिप फर्म है, टैक्स ईयर शुरू हुआ आपका 1 जुलाई 2010 से, ख़त्म होना है 30 जून 2011। जुलाई का पूरा महीना इसकी जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थी वो पाकिस्तान में बैठी हुई थी। तो हम यही पढ़ के आए थे कि अगर वो एक दिन के लिए भी हो जाए तो वो क्या है, रेजिडेंट है। तो वो इस टैक्स ईयर 2011 के लिए क्या होगी, ये रेजिडेंट होगी। फिर मिस्टर लियाकत वॉज सेंट टू पाकिस्तान ऑन अ स्पेशल असाइनमेंट बाय हिज UK बेस्ड कंपनी ऑन 1 मार्च 2011। ही लेफ्ट द पाकिस्तान ऑन 9 सितंबर 9/11 करके जा रहा है, फिर हमारे पे इल्ज़ाम लगता है। तो रेजिडेंट है कि नहीं है, हम इसके डेज काउंट कर लेते हैं। ये मार्च में आया था, तो हम देखेंगे मार्च में 31, अप्रैल के हमारे पास 30, मई के 31 और जून के 30। ईयर एंड हमारा जून पे है, हमने जून तक काउंट करने हैं। बेशक वो सितंबर में जा रहा है, वो रेलेवेंट नहीं है। मैंने कहाँ तक जाना है, ईयर एंड तक जाना है। कितने दिन बनते हैं, इसका मतलब ये नॉन रेजिडेंट है पाकिस्तान का। फिर फारूक ट्रेडिंग LLC was incorporated as a limited liability company in UAE. The management and control of its affairs are situated wholly in Pakistan. ये क्या है, रेजिडेंट कंसीडर होगी। 4, 5 देख लीजिएगा, 5 हमने कर लिया था अभी। 6 के ऊपर आते हैं। स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर डिटर्मिनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ AOP। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली इन अ टैक्स ईयर, अगर पाकिस्तान में होंगे तो ये रेजिडेंट है। मार्च 13 रिक्वायरमेंट है एडवाइस IPL अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिगार्डिंग द चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। उसे टैक्स ईयर चेंज करना है। कहता है जी इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू 1 दिसंबर एज द इनकम ईयर ऑफ द इट्स पेरेंट कंपनी इन USA एंड्स ऑन 31 दिसंबर। तो हमने प्रोसेस बताना है। हमने पढ़ा था कि आप अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकते हैं। यू कैन मूव फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, स्पेशल टू नॉर्मल जा सकते हैं। क्या प्रोसेस है, जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, उसको कंपाइलिंग लीड शो करेंगे। कमिश्नर यहाँ तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा तो आपको ऑर्डर इशू कर देगा, आपका टैक्स ईयर चेंज हो गया, या वो रिजेक्ट कर देगा। उससे पहले क्या करेगा, आपको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर कहेगा भाई नहीं करना हमने चेंज। तो ये आप प्रोसेस पढ़ के आ चुके हुए हैं। फिर इन द व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2013। हमने बताना है कि रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट है। टैक्स ईयर कौन सा मेरे पास 2013 है। रमीज़ प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2012 टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन हिज न्यू जॉब। He visited Karachi from 20 June 2013 to 24 June 2013 for presenting a paper in a seminar, but due to unavoidable circumstances, the seminar was cancelled. हमने बताना है कि ये रेजिडेंट है या नहीं है। अब रमीज़ जो है वो पहले कहाँ था, पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान से कब जा रहा है, 24 दिसंबर को जा रहा है। पहले तो हम ये रमीज़ है क्योंकि पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी सिटीज़न भी है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो सिर्फ इस पर डेज काउंट नहीं बल्कि दूसरा रूल भी आप अप्लाई करके देखेंगे। तो हम इसके ज़रा डेज काउंट करते हैं कितने बन रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में कब तक था, 24 दिसंबर तक। तो अगर हम इसके डेज काउंट करें तो जुलाई के आ जाएंगे हमारे पास 31, अगस्त के आ जाएंगे 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 24। उसके बाद पाकिस्तान आया था 20 जून को, 24 जून तक रहा। तो जून के अगर हम देखें 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन ये बनते हैं। कितना बनता है, 180। पक्की बात है। इसका मतलब इसका स्टे पाकिस्तान में कितना बन रहा है, 182, और वहाँ पे इसका कितना बन रहा होगा सऊदीया में,
183 बन रहा होगा। इसका मतलब ये क्या है, पाकिस्तान के लिए ये नॉन रेजिडेंट है, ये इस टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद है खलील, एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस लास्ट 3 ईयर, सरकारी मुलाजिम है, रेजिडेंट है, इसके लिए कोई डेज़ वगैरह हमने काउंट नहीं करने। उसके बाद है अली एसोसिएट इज़ अ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इन पाकिस्तान एज वेल एज यूके। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड पार्टली इन यूके एंड पार्टली इन पाकिस्तान। एओपी है, रेजिडेंट है। फिर स्मिथ, नाइजीरियन फुटबॉल कोच, केम टू पाकिस्तान ऑन 28 फरवरी एंड लेफ्ट ऑन 31 अगस्त। इसको भी देख लेते हैं कब आया था, 28 फरवरी को। तो फरवरी का एक दिन हो गया, मार्च के हो गए 31, अप्रैल के हो गए 30, मई के हो गए 31, जून के हो गए 30। कितने बनते हैं? इसका मतलब ये रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, आई गेस आपको पता है क्या है क्या नहीं है। फिर वन ऑफ योर क्लाइंट इनकलाब लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर, चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसेस बताना है, अभी हमने डिस्कस किया, सेम वही था। फिर 16 का सवाल आया हुआ है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन द फॉलोइंग, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बाकी जो 2 पॉइंट हैं वो अगले चैप्टर से रिलेट करते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर का मतलब क्या है, टैक्स ईयर विच इज़ अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर इज सेड टू बी अ स्पेशल टैक्स ईयर। एंड व्हाट इज़ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, कि जब हम टैक्स ईयर चेंज करते हैं उसकी वजह से जो गैप जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। क्लियर है ये। फिर सितंबर 2017 का सवाल है, उसको देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, discuss the residential status for tax year 2017 in each of the following situations. On 21 September 2016, Asif proceeded to Dubai to join his new job. Due to certain professional issues with his employer in Dubai, he resigned on 1st May and came back to Pakistan. On 16 May, he got a new job in Pakistan which he continued till 30th June 2017. हमने बताना है कि आसिफ जो है वो रेजिडेंट है या नहीं है। तो टैक्स ईयर मेरे पास क्या है, टैक्स ईयर मेरे पास 2017 है, इसका मतलब ये तो ख़त्म हो रहा है 30 जून 17 को। आसिफ कब गया था, 21 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से गया। तो पाकिस्तान ने वो जुलाई में स्टे किया उसने, 31 दिन जुलाई के हो गए, अगस्त में रहा, 31 दिन अगस्त के हो गए, और वो कब गया, सितंबर में। तो सितंबर के कितने दिन हो गए, 21 हो गए। फटा हो गया, वापस कब आया, मई के मंथ में आया, ये कब मई को आ गया, तो मई में स्टे किया, 31 दिन मई के हो गए, और जून में इसने स्टे किया, वो कितने हो गए, 30 हो गए। कितने बनते हैं, 144। इसका मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट है। तो ये आपके लिए क्या है, नॉन रेजिडेंट है। समी एसोसिएट इज़ एन AOP एंड प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विसेज इन दुबई। ऑन 2 जनवरी 2017 द एंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर वाज सिचुएटेड फ्रॉम कराची टू दुबई। भाई AOP थी, तो देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 माह पाकिस्तान में रही है, तो रेजिडेंट है ये। फिर एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2007 अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। हमने फॉरेन सोर्स इनकम का ट्रीटमेंट बताना है, सवाल चेंज है ये वाला। जोसेफ, अ साउथ अफ्रीकन, इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान अंडर अ 2 years एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिंस 2016। ये लाइन पढ़ के समझ आ रही है, इंडिविजुअल है, कॉन्ट्रैक्ट भी 2 साल का है, 3 साल से कम का है ये, और नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉयमेंटशिप में अगर हुआ तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। During the tax year 2017, he earned foreign source of income from his business established in South Africa and brought 25% of income in Pakistan. अभी पढ़ा था, अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है पाकिस्तान में, उसने कोई इनकम रिसीव नहीं करनी, ये कितनी लेके आया इनकम, 25%, ये टैक्सेबल होगी, इसके ऊपर वो क्या करेगा, टैक्स पे कर रहा होगा, ठीक है। फिर ऑन 15 जनवरी 2016 फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन आफ्टर 10 years and has been living in Pakistan since then. During tax year 2007 he received 5,000 pounds as a return. तो इस साल का रेजिडेंट तो है वो, और ये है भी कौन, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, 10 साल से नहीं था। तो इस साल जैसे इनकम मिलेगी और अगले साल ये क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा।
ब्रूसली हमने कल कर लिया था ना, हाँ ब्रूसली हमारा हो गया था। फिर कलीम लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30th June. KL is now considering to change its accounting year from 30th June to 30th September. Under the provision of Income Tax Ordinance 2001, briefly describe normal, special, transitional tax year. What is normal tax year? Year end on 30th June, वो क्या है? Normal. उसने कहा है वो सितंबर में जाना जा रहा है, तो इसका मतलब व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक क्या होगा? आपका स्पेशल टैक्स ईयर होगा। जो टैक्स ईयर हम चेंज करेंगे, जो गैप जनरेट होगा वो क्या होगा? हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और चेंज का प्रोसेस क्या है? जाएं कमिश्नर को अप्लाई करें, पेंडिंग नीड शो करें, वो क्या करेगा? चेंज कर देगा। और अगर डेट्स हैं वो हम जाकर रिटर्न्स में डिस्कस करेंगे। 15 मार्च 2000 और क्वेश्चन नंबर 15 मार्च 2019 का, इसकी रिक्वायरमेंट है स्टेट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मोहसिन फॉर टैक्स ईयर 2018, एक रिक्वायरमेंट, और डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ हिज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2019, 5 नंबर का सवाल है। कहते हैं मोहसिन हैज़ बिन वर्किंग एज एट द हेड ऑफिस ऑफ लेविस कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन LCI सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क USA. On 1st January 2018, LCI had established its branch office in Pakistan and had sent Mohsin for 2 years as a country manager for looking after the Pakistan operations. During the tax year 2019, apart from salary income, Mohsin received the following amounts. On 15 December 2018, he conducted a seminar in USA for a $18,000 fee. On his request, the event manager transferred the amount net of tax directly to his personal bank account in Islamabad on 10th January 2019. On 31st May 2019, he earned income from business established in USA and brought 40% of income to Pakistan. ये इसने मुझे सवाल दिया है। अब इस सवाल पढ़ के किस समझ आ रही है कि कहानी की शुरुआत हुई थी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की, बिकॉज नौकरी करने यहाँ पे आया, और वो आया था 1 जनवरी 2018 को। आप इसका 2018 के लिए डेज काउंट करें, रेजिडेंट है कि नहीं है। जनवरी के 31 दिन हो गए, 28 फरवरी के हैं, 31 मार्च के हैं, 30 अप्रैल के हैं, 31 मई के हैं और 30 जून के हैं। आई गेस 181 बनते हैं, 181 बनते हैं। तो इसका मतलब ये टैक्स ईयर 2018 के लिए तो क्या है? नॉन रेजिडेंट है, बिकॉज इसका डे जो है वो लेस देन 183 डेज़ है, 181 बन रही है। फिर अगले साल इसको 2019 के देखें तो इसको 2 इनकम मिली हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हैं, अगर आपको कोई फॉरेन इनकम मिल जाएगी पाकिस्तान में तो वो टैक्सेबल है। तो जो उसको $18,000 पाकिस्तान में मिला है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, और जो उसने अपनी फॉरेन इनकम बिजनेस का 40% पाकिस्तान लेके आया है वो भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ऑल्दो ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, लेकिन चूँकि इसने फॉरेन इनकम यहाँ पर रिसीव कर ली है तो ये क्या है? आपके लिए टैक्सेबल जो है कंसिडर होगा। ठीक है। उसके बाद है Respond to the following independent scenario under the provision of Income Tax Ordinance 2001. Jean Francois, a French designer, often visited to Pakistan for promotion of his products. During his last visit, he stayed in Pakistan from 10th July to 25th February 2019. Determine the residential status of Jean Francois for tax year 2019, assuming that Commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year. अजम्पशन क्या है कि इसका टैक्स ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर है। इसका मतलब वो शुरू हुआ 1 जनवरी 2018 पे, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 2018 पे। अब पाकिस्तान कब आया था? 10 जुलाई को। तो हम काउंट कर लेते हैं, जुलाई पे 10 पे आया, 10 भी काउंट होगा तो कितने दिन बनते हैं? 22 बनते हैं ना। 22 जुलाई के हो गए, अगस्त के इसके हो गए 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31। कितना बनता है? 170। इसलिए क्या है? ये नॉन रेजिडेंट है। फिर ये मार्च 21 का सवाल है, आई गेस हमने डिस्कस भी किया था कि रिक्वायरमेंट है डिस्कस द कंडीशन दैट शुड बी कंप्लाइड विद बाय डॉक्टर जमाल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। डॉक्टर जमाल इज़ प्लानिंग टू इस्टेब्लिश अ हॉस्पिटल एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस पर सिंपल आपने क्या करना है, आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो एज इट इज़ जो है यहाँ पे प्लेस करनी है। एक ही दफ़ा सवाल आया हुआ है।
फिर अगला सवाल सितंबर 21 का वही है, चेंज इन टैक्स ईयर वगैरह, आई गेस इसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सितंबर 2023 का सवाल जो है वो देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ अकबर्स फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम अर्नड ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2023। Akbar, a Pakistani citizen, worked at ABC Pakistan Limited, an unlisted company and a wholly owned subsidiary of ABC International, which is based in the USA. Akbar's engagement was formed through a 2-year agreement with the provision that at the end of this period, he had the option to continue his employment with ABC International in USA. The 2-year period ended on 30th September 2022 and Akbar left for USA on 1st October 2022 to continue his employment in USA as per the agreement. On 15 February, he resigned from ABC International USA and joined DEF Limited in the UK under an employment agreement. However, due to his family problem, he resigned from DEF Limited and returned to Pakistan on 30th April 2023. ये इसने हमें पूरी उसकी जो है घर की कहानी बता दी है। हमने बताना है इसकी फ़ॉरेन सोर्स ऑफ सैलरी का क्या ट्रीटमेंट है। अभी हमने क्लियरली पढ़ा है कि अगर आपने फ़ॉरेन सोर्स सैलरी अर्न कर रहे हैं और आपने अगर उस कंट्री में टैक्स पे किया है तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर हम टैक्स पे नहीं करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया आप तब भी एग्जाम डिक्लेयर करवाएंगे, लेकिन आप 2 सालों में क्या करेंगे, जाके टैक्स जो है वो पे कर देंगे। तो ये आपका ट्रीटमेंट किसका बनता है, फ़ॉरेन सोर्स सैलरी का बनता है। फिर है मार्च 24 का, ये कैसे हमने कल कर लिया था ना, ये भी हमारा कल होगा था मार्च 24 का, और ऑटम 24 का सवाल भी हमारा कल हमने डिस्कस आउट कर लिया था। तो ये चैप्टर हमारा विद पास्ट पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। सो आपका सैटरडे को चैप्टर का टेस्ट होगा। आपने देखा होगा हमने अराउंड कितने सवाल बनते हैं, 21 सवाल हैं, इसमें से क्रैमिंग कहीं भी नहीं है, ये सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह सीखना है और आपने जाके इनको यहाँ पे अप्लाइज करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे इंडिविजुअल है उसका डे काउंट हमेशा कैलकुलेट करना है, बताना है कि भाई आपने 100 अगर 80 दिन निकाले हैं कैसे आए हैं। अगर आप डेज काउंट नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स नहीं आने वाले, ये चीज़ आपने याद रखी। ठीक है, कल हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी।